मुसलमानों को भी बताइए, मुसलमान पसमंदा है, मुसलमान परेशान है, हमारे को भी बताइए क्या ऐसा कारोबार है जो करने से मुसलमान आगे बढ़ सकता। सिर्फ आप ही बढ़ते, आपकी सिंडिकेट बढ़ती, आपके एमएलए और कॉर्पोरेटरों के पास ही पैसे आते, मुसलमान आवाम के पास पैसे क्यों नहीं आते। वक्फ बोर्ड अगर से कब्जा हुआ है और इलीगल इंक्रोचमेंट है तो मेरा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 70% एमआईएम के लोग हैं, 20% कांग्रेस के लोग हैं, 10% तेलुगु देशम और दूसरे जमात के लोग हैं। ओल्ड सिटी हैदराबाद में ये बात समझ में आई कि अगर से आप पब्लिक को तगड़ा कर देंगे, माशी हालत से उनको मजबूत कर देंगे, एजुकेशनली उनको स्ट्रांग कर देंगे और उनको जाती घर आ जाएगा तो वो अपना वोट एमआईएम को नहीं डालेंगे। जो ओल्ड सिटी की हालत थी आज भी वैसी है, पहले से पसमंदा था, पसमंदा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले, नौकरियां नहीं मिले, बेरोजगारी पीक पे है। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो। आज डिकाशन पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब फिरोज खान साहब। फिरोज भाई बहुत बहुत खैर मकदम जो है हमारे स्टूडियो में। तो जिस तरीके से एक हमने देखा है काफ़ी कि जब कांग्रेस का उतना वजूद तेलंगाना में नहीं था, ना एज आ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन थी, लेकिन उसके बावजूद भी नामपल्ली की जब बात आती है तो फिरोज खान हर लोगों के दिमाग में ये नाम आता है कि कांग्रेस से एक लीडर है। लेकिन अब जब कांग्रेस इक़्तिदार में आ गई और कुछ कमी पेशी रह गई कि आपको कुछ जो है चीज़ें नहीं मिली जो मिलना चाहिए था, उस पर ज़रा कुछ बताइए। सर पे एकदम कर लेंगे। जी जी कहाँ से? मिनरवा से। ओके चलिए बेहतरीन है जी। चलिए रही बात, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जी। आपका बुलावा आया, हम आ चुके जी। रही बात, एक कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ब्रैकेट क्रिएट करे जी। अच्छा। और ये ब्रैकेट ये है कि वॉल क्रिएट करे कि जो कंटेस्टेड है उनको पोस्ट नहीं देंगे, जो नॉन कंटेस्टेड है उनको पोस्ट देंगे। ओके। तो कंटेस्टेड के ब्रैकेट में हम आते, तो वो वॉल जो है रेवंत रेड्डी साहब हाईकमांड लगाए सिर्फ ये बताने के लिए कि सिर्फ आप टिकट लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, हारेंगे, उसके बाद आके आप ही नॉमिनेटेड पोस्ट लेंगे, तो इस तरीके का माहौल नहीं चलेगा। माहौल बदल चुका है कांग्रेस पार्टी में और रेवंत रेड्डी की सदारत में। तो जो भी नॉन कंटेस्टेड है उनको हम देंगे, सो जो भी कंटेस्ट करे उसको नेक्स्ट ईयर देंगे जी। और आप देखिए बलमूर वेंकट जिसको एमएलसी दिए नॉन कंटेस्टेड, अनिल कुमार यादव जिसको आप राज्यसभा दिए नॉन कंटेस्टेड, आप साई ले लीजिए, किरण ले लीजिए, अनिल ले लीजिए, जिसको भी चेयरमैन दिए नॉन कंटेस्टेड। तो जो भी कंटेस्ट करे उनको नहीं दिए और जैसा वो वॉल ब्रेक होगा कंटेस्टेड का, फिरोज खान, जग्गा रेड्डी, मधु यास्की, हम हर कोई अंदर आ जाएंगे। तो उसके लिए वक्त का तकाजा है और दूसरा कुछ भी नहीं। जी फिरोज साहब, नामपल्ली इलेक्शन जो गए असेंबली इलेक्शन में और जिस तरीके की जो एक टक्कर चली, क्योंकि ओल्ड सिटी पुराना शहर या हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूं तो एक याकुतपुरा और एक नामपल्ली, ये दोनों बहुत ही सुर्खियों में थे और मैं समझता हूं 2000 वोटों से जो है वहां पे आप नाकामयाब हुए। लेकिन अनऑफिशियल, सिर्फ आपके पास इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट नहीं है, बट अनऑफिशियली वहां की लोग जो है आप ही को एज एन एमएलए मानते हैं और हर बिला मजहब व मिल्लत आपसे मिलते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ें जो अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट की, अगर जब हम बात करते हैं जो होनी चाहिए, तो आप कुछ सजेशन है उस पे आपके? नामपल्ली के अंदर जीरो डेवलपमेंट है, कांग्रेस पार्टी है बात भी जीरो डेवलपमेंट है जी। हर एक रोड, हर एक नाला, हर एक ड्रेनेज सिस्टम खराब है वहां पर और स्कूल्स डेवलप नहीं है, हॉस्पिटल्स ओके है। सो नामपल्ली को मैं आउट ऑफ 10 2 मार्क्स दूंगा। कांग्रेस गवर्नमेंट आए बाद भी मैं आपको 2 मार्क्स दे रहा हूँ। हमारे ज्यादा फंड्स होना, रेवंत रेड्डी साहब से मैं मेरी एक ही बात है, कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड आप देइए हमारे को और आप बढ़ के देइए। हम बीआरएस की पार्टी में थे जब हमको नहीं मिला था, मगर अब कांग्रेस की पार्टी में है तो हमको ज्यादा से ज्यादा मिलना। मगर अफसोस की एक बात है, मैं आपको जो हाल हकीकत बताऊंगा, 6.5 लाख करोड़ उधार के अंदर हमारी गवर्नमेंट आई। जब हम बाहर थे तो हमारे को यह अंदाजा था कि 2 लाख या 2.5 लाख करोड़ रुपए उधार है तेलंगाना में जी। एक सरप्लस स्टेट, उधारों का स्टेट है, मगर हमको ये नहीं मालूम था कि 6.5 लाख करोड़ उधार रहेगा। तो ये पोजीशन के ऊपर हम राज कर रहे हैं जी। सो पैसा निकालना मुश्किल हो गया। और रही बात डेवलपमेंट नामपल्ली का, हमारे को पैसा होना, और रेवंत रेड्डी को मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूं और मैं बराबर पैसा लाऊंगा, डेवलप करूंगा। उसके बाद में आपके नेक्स्ट टाइम चैनल में आऊंगा तो बोलूंगा कि यस हम पैसा लाए, डेवलप करें। फिल वक्त पैसा नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात दिखी कि आपने जो है गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करी, क्योंकि जब स्कूल्स की और तालीम की बात आती है तो हम अक्सर जो है टीवी पे देखते हैं और ऐवान असेंबली में जो मजलिस फ्लोर लीडर है जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो उनकी कुछ प्राइवेट स्कूल्स खोले और वहाँ पे बच्चों को तालीम दे रहे हैं फ्री की, इस तरीके की बात करते हैं। होना तो ये चाहिए कि जिम्मेदारी गवर्नमेंट सेक्टर पे जो है काम करे वैसी हो। तो ओल्ड सिटी पुराने शहर में फिरोज साहब क्या ऐसा महसूस होता है हमको लोगों को एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है
कि मतलब हुकूमत किसी की भी हो लेकिन ओल्ड सिटी में वो डेवलपमेंट एंटर नहीं हो पाता, तो ये वजूहत क्या है इसकी? हर टाइम जो भी पार्टी पावर में रहती वहाँ पे एमआईएम पार्टी चले आती। वालिद साहब जब मेरे को लिटिल फ्लावर स्कूल में छोड़ते थे तो मैं जब देखता था कि असदुद्दीन के वालिद साहब सलाउद्दीन ओवैसी एनटी रामाराव के घर के पास ठहरे हुए हैं। जी अच्छा। तो जब मैं छोटा बच्चा था मेरे को समझ में नहीं आता था एमआईएम पार्टी तेलुगु देशम के पार्टी ऑफिस के बाहर क्या कर रही है। उसके बाद में ये सिलसिला कंटिन्यूस हुआ, थोड़ा मैं बड़ा हुआ, कॉलेज में आया, देखा कि राजशेखर रेड्डी के पास रहते थे, फिर उसके बाद में सोनिया अम्मा के पास रहते थे, राइट। उसके बाद में आए बीआरएस पार्टी के पास रहते थे, उसके बाद में नरेंद्र मोदी के पास रहते थे, रह रही। अच्छा। और आज दिल्ली के अंदर मोदी, अमित शाह और यहाँ पर रेवंत रेड्डी के काल के पैरों के पास पड़े हुए हैं। तो इनकी एक आइडियोलॉजी है। और आप कभी भी एक बात देखिए, एमआईएम पार्टी चाहे वो असदुद्दीन रहने दो या सलाउद्दीन ओवैसी रहने दो, पीछे गाड़ी में उनके गनमैना नहीं बैठते, उनके पास ड्राइवर नहीं रहता। और जो भी पार्टी हुकूमत में रहती है उनके पैरों के पास गिर के काम कर लेना उनकी एक आदत है जी। तो आज भी रेवंत रेड्डी के पास पड़े हुए हैं। सो ये बात है कि आपकी जो बात है कि पैरेलल गवर्नमेंट बनाते, पक्का जंगल राज करते, पक्का ओल्ड सिटी को हैदराबाद को ब्लैक लिस्टेड करे, पक्का बोकस ओटों की क़यादत पे जीतते, पक्का ईमानदारी के ओटाओं के पास नहीं है, पक्का और पूरा तेलंगाना डेवलप होगा जी। करीमनगर, वरंगल, खम्मम डेवलप हो गया, हैदराबाद ने डेवलप हो रहा। आज हैदराबाद के पास जो भी आमदनी है वो मिडल ईस्ट से आ रही, अमेरिका से आ रही, लंदन से आ रही, ऑस्ट्रेलिया से आ रही, न्यूजीलैंड से आ रही। मगर इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, सोशल बैकवर्ड रख के जीते हमारे ओल्ड सिटी वाले। यहाँ पर कहाँ भी एमआईएम की सपोर्ट नहीं मिलती। जो पहले ऑटो पे था टैक्सी चला रहा, जो पांडबे पे था आज एक होटल का ओनर बना या कैफे चला रहा। ये लेवल का डेवलपमेंट है जी। एक अच्छी जगह ओल्ड सिटी में आप नहीं है। रेवंत रेड्डी आबाद अब उस्मानिया को शिफ्ट करे जी। रेवंत रेड्डी आबाद मेट्रो रेलवे लाना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट किस तरीके से करना सोच रहे हैं, मूसी फ्रंट के बारे में जिक्र हो रहा जी। ये रेवंत रेड्डी आबाद। मगर आज से 40 साल पहले जो ओल्ड सिटी की हालत थी आज भी वैसी है। पहले से पसमंदा था, पसमंदा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले, नौकरियां नहीं मिले, बेरोजगारी पीक पे है जी। जहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलना वहां पे नहीं मिला जी। माइनॉरिटी फंड जो है नहीं मिला, माइनॉरिटी लोन्स नहीं मिले, बीसी भी है वहां पे जी, हिंदुआ है, बैकवर्ड क्लास है, उनको कुछ नहीं मिला, शेड्यूल क्लास है, दलिता है, उनको कुछ नहीं मिला। बहरहाल टोटल ओल्ड सिटी हैदराबाद में को ये बात समझ में आई कि अगर से आप पब्लिक को तगड़ा कर देंगे, माशी हालत से उनको मजबूत कर देंगे, एजुकेशनली उनको स्ट्रांग कर देंगे और उनको जाति घर आ जाएगा तो वो अपना वोट एमआईएम को नहीं डालेंगे। भेड़िए बकरों के वैसा रखो, वोट एमआईएम को मिलेगा। इनके वालिद, इनके दादा ये सिखा के गए, बच्चे भी ये कर रहे और आने वाले उनके बच्चों को भी ये सिखा के जाएंगे। फिरोज साहब, अभी जो कांग्रेस गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है हाइड्रा, जो सुर्खियों में भी है, तो ये इनिशिएटिव से नुकसान किसको होगा ये बताइए आप। देखिए हाइड्रा जो है जी, जो भी काम कर रहा है वो बेहतरीन काम कर रहा जी। एक बात का आप हमारे मुख्यमंत्री को कॉम्प्लीमेंट देना जी कि ये जो हाइड्रा का इशू है आज हैदराबाद है। मैं आपके टीवी चैनल के पास आने के लिए, आपके स्टूडियो को आने के लिए मेरे को 45 मिनट्स हुए। मेरा घर है एसी गार्ड्स, लकड़ी का पुल से यहाँ पे आने को मेरे को 45 मिनट्स। इसका रीजन क्या है, ये जो लेक्स और पाउंड्स है इनको सेफगार्ड करना था मगर 61% इंक्रोच हो गए। ओके। और ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है जी, जब भर जा रहा तो ये पूरे अर्बन में आ जा रहा, अर्बन तो सिटी में आ जा रहा, पूरे घरों में आ जा रहा। ये प्रॉब्लम है जी। और कई मुख्यमंत्री आए गए, ये सबको मालूम था कि एफटीएल में कंस्ट्रक्शंस हुए जी, बफर जोन में कंस्ट्रक्शंस हुए, इसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा। मगर कोई भी गवर्नमेंट के पास, कोई भी मुख्यमंत्री के पास हिम्मत नहीं थी जी। अब जो कांग्रेस गवर्नमेंट और रेवंत रेड्डी के पास हिम्मत है और हम सबको एक वैसा देख रहे जी। हाइड्रा में जो भी पॉन्ड्स और लेक्स को कब्जा करेगा जी, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, आपकी और हमारी प्रॉपर्टी है, इसको सेव करने के लिए कितना भी बड़ा आदमी हो, कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, हमारी पॉलिटिकल पार्टी का भी हो,
हम उसका इंक्रोचमेंट निकाल देंगे, हम अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश कर देंगे जी। 1 पॉइंट प्रोग्राम करके हाइड्रा बनाए और उसके कमिश्नर को ऑटोनॉमी दिए कि आप किसकी भी नहीं सुनना, ये गाइडलाइंस है, चाहे कांग्रेस रहो, बीआरएस रहो, एमआईएम रहो, बीजेपी रहो, कम्युनिस्ट रहो जी, कोई भी बालखान रहो, उसको आप हटा देना और उसको एक फोर्स दे दिए। और ऐसी काम चल रहा और इंशाल्लाह ऐसी काम चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका नेक्स्ट प्रश्न रहेगा मेरे को, अरे भाई वो फातिमा स्कूल या जो भी है अकबरुद्दीन का, देखिए साहब यंग जनरेशन वहां पे एजुकेशन ले रहा, हमारा फ्यूचर हैदराबाद, फ्यूचर तेलंगाना वहां पे एजुकेशन ले रहा जी, उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और उनको टाइम दे रहे हैं हम। एकेडमिक ईयर का एक मोहलत दी गई, बस दैट्स ऑल। जी। मगर चाहे मल्ला रेड्डी कॉलेज ही क्यों ना हो, सिर्फ ओवैसी बोल के नहीं, दूसरे भी। मल्ला रेड्डी भी है, जी हाँ, राजेश्वर रेड्डी भी है, प्रोग्रेस भी है, नाले पे बना सपन लागुड़ा, जो भी हो जी। सबको हटा देंगे। सही है। फिरोज साहब, न्यू वफ एक्ट बिल की जो बात चल रही है, चर्चा चल रहा है, और खुशी की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी QR कोड का प्रचार कर रहे हैं कि ये मस्जिदों के बाहर लगाओ, लेकिन वफ प्रॉपर्टीज एंक्रोच हो गई, कौन एंक्रोच करा उसका कोई QR कोड ऐसा नहीं निकला अब तक, तो उस पर कुछ बोले। वो तो प्रॉब्लम है जी, वक्फ बोर्ड अगर से कब्जा हुआ है जी, और इलीगल एंक्रोचमेंट है, तो मेरा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 70% एमआईएम के लोग हैं जी, अच्छा, 20% कांग्रेस के लोग हैं, ओके, 10% तेलुगु देशम और दूसरे जमात के लोग हैं। जी, तो ये कार्रवाई आप पहले करना। जी, आप प्रेस में रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए आप ये बकवा कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, राइट जी, और आप जो भी करते असदुद्दीन बीजेपी के इंस्ट्रक्शन में करते आप, अमित शाह जो आपको ट्रेनिंग दिया, आपको जो स्क्रिप्ट लिख के दिया, आप वो बात करते आप, जी, तो उसके लिए कभी भी आप सुर्खियों में रहते आप एक बताइए असदुद्दीन, आप कभी भी आपका एक परसेप्शन बताए आप कि आप मुसलमान हैं, आप दाढ़ी में, शेरवानी में, टोपी में आप एक तगड़े मुसलमान दिखते, राइट, वेरी गुड, आपकी नमाज खजा नहीं जाती, वेरी गुड, एरोप्लेन में भी पढ़ते नमाज हो तो, वेरी गुड, जी, जबरदस्त, जी, मगर उसके बाद में हकीकत क्या है, आप मुसलमान को डेवलपमेंट नहीं करते आप। अगर से आप डेवलपमेंट करते तो आज ओल्ड सिटी नंबर 1 रहती थी, 33 डिस्ट्रिक्टों में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद रहता था, मगर आज लास्ट डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद बन गया, कई के लिए बन गया। आप डेवलपमेंट का सिर्फ ड्रामा करते, आप बड़े बड़े चैनलों में बैठते, आप जितने भी मोदी के चैनल से आप पूरे जाके वहां पे बैठते, आप बैठ के आप खाली लोली पंचायत बकवा करते, आप पार्लियामेंट में बेस्ट पार्लियामेंट का आप अवार्ड लाते, आप मगर आप हैदराबाद को आप डेवलपमेंट नहीं करते, राइट, आप सूदखोरों को मदद करते, आप लैंड ग्रैबर्स को मदद करते, जितने भी अनऑथराइज्ड धंधे करते आप उनको करते, जितने भी राउडी सीटरा है, हिस्ट्री सीटरा है आपके साथ रहते, आपके रैली के अंदर आप देखो जितने भी आपके अतराफ के फोटो देखो वो पूरे लंगे दिखते आपके साथ, आप ये तमाम चीजें नहीं करते, आप आके खाली इस्लाम खतरे में की बात करते रहते, मुसलमानों का चैंपियन है बताते आप किसके भी चैंपियन नहीं है आप। अगर से आप मुसलमानों के चैंपियन रहते तो आप बीआरएस को जिता देते थे, आप बीआरएस को नहीं जिता सके, आप मामू को वोट दो, मामू को वोट दो बोले, मामू को वोट नहीं गिरे जी, उसके बाद में आप बोले रेवंत रेड्डी को आरएसएस की चड्डी, गिड्डा है, रैबिट है, चूजा है, कॉलर पकड़ के उठा ले, तो आज उसके बाद जाके उसके पैरों के पास आप गिर गए। वाह रे वाह असदुद्दीन, क्या मर्दे मुजाहिद है बाबा तुम, जबरदस्त। बीआरएस हुकूमत में, मामू की सरकार में जब दरगाह हुसैन शाह वली की जमीन जो है चले गई, तेलंगाना वक्फ बोर्ड हार गया, गवर्नमेंट बीआरएस की जीत गई थी, तो जब भी असद ओवैसी साहब ने कुछ प्रोटेस्ट, एहतजाज, या फिर अकबर साहब ने डंडे गोलियां जो बोलते हैं अक्सर, वैसा कुछ दिखा नहीं, तो ये क्या वजूहत होंगी फिरोज भाई? और आज जो है केसीआर जो है नाइंसाफी करा बोल रहे हैं, और रेवंत रेड्डी साहब जो है उनके चाइल्डहुड फ्रेंड बन गए, तो मतलब ये किस तरीके की सर्कस चल रहा है ओल्ड सिटी में? या फिर शुरुआत में जब आए तो किराए के घर में थे जी, उसके बाद में हिम्मतनगर में घर आया, आज जो घर में रह रहे हैं वो 500 करोड़ के ऊपर है। अच्छा, सो ये हालत है, तो पैसा आता कहाँ से? असदुद्दीन और एमआईएम पार्टी मुसलमानों को बताना, जी, राइट, आप रहते पहले गरीब, फिर आप बन जाते मल्टी मिलियनर, करोड़पति से करोड़पति बन जाते आप। मुसलमानों को भी बताइए, मुसलमान पसमंदा है, मुसलमान परेशान है, हमारे को भी बताइए क्या ऐसा कारोबार है जो करने से मुसलमान आगे बढ़ सकता। सिर्फ आप ही बढ़ते, आपकी सिंडिकेट बढ़ती, आपके एमएलएज और कॉर्पोरेटरों के पास ही पैसे आते, मुसलमान आवाम के पास पैसे क्यों नहीं आते? तो बात समझने की बात है। जो भी है, मैं आपको क्या बोला, सेंटर में जो भी रहने दो, स्टेट में रहने दो, उनसे दोस्ती कर लेते, इनके जाके कमरों में पैरा पढ़ लेते, बाहर आके मोताबरी के बातें करते और हर किसी से अपनी डीलिंग करते। बस सिंपल एक लॉजिक बात है, मुसलमानों के चैंपियन बोल के मुसलमानों के ब्रोकर हैं आप।
शुक्रिया फिरोज खान साहब, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ वन स्टूडियो पे और आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।